हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में CCS यूनिवर्सिटी बीकॉम एनुअल एग्जामिनेशन 2017। तो अभी चल रहा है 2020 और ये है आपके सामने जो पेपर ये है 2017 का। प्रीवियस ईयर 2017 में आया था ये। और आपका जो सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग, पेपर कोड है C302। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि विल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस द ऑडिट शुड गो थ्रू द। ये कह रहा है कि जब ऑडिट करेगा ऑडिटर इसकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा उसे, तो जो ऑडिटर होगा उसे क्या देखना होगा, उसे देखना होगा रूल्स एंड बाय लॉ ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस। देखिए यहाँ पर आर्टिकल या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके रूल्स और जो भी रेगुलेशंस उसने बना रखे हैं सिर्फ वही देखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एडिड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑडिट इज़। देखिए जो एडिड हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो ऑडिट है वो क्या है, कंपलसरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, ऑडिटर में बी पेनलाइज फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ फाल्सिफिकेशन इन द अकाउंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर कोई भी फाल्सिफिकेशन करता है तो जो ऑडिटर होगा उसे कितने साल की जेल हो सकती है, उसे मैक्सिमम जो है 7 साल की, ठीक है, 7 साल की जेल हो सकती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए कंपनी शुड बी प्रेस्क्राइब फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन। देखिए प्रिजर्व का मतलब है सेव करना। देखिए यहाँ पर जो कोई कंपनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कितने साल तक सेव रखेगी, संभाल के रखेगी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 8 ईयर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो ICAI है उसने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं, 35। ये संख्या जो 35 है कभी जो है बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, क्योंकि जब नया बनता है तो बढ़ जाएगी। और ये क्या करते हैं, कभी कभी 2 स्टैंडर्ड को 1 स्टैंडर्ड बना देते हैं, मतलब ज्वाइंट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, नंबर कम ज़्यादा चलता रहता है। उसके बाद द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। देखिए एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर पूछा गया है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो किसी भी कंपनी में जो मैक्सिमम से जो है हमारे मेंबर वो 200 हो सकते हैं, और अगर यहाँ पे प्राइवेट वर्ड होता तो अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज द एग्जांपल ऑफ। देखिए यहाँ पर जो पूछा हुआ है कि जो डिविडेंड हम लोग रिजर्व बनाते हैं ये कौन से जो है रिजर्व का एग्जाम्पल है, तो ये है आपका एक स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर पूछा गया, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट क्रिएटिंग ऑफ सेक्रेट रिजर्व। देखिए कंपनी के लिए जो सेक्रेट रिजर्व बनाना वो कैसा है, प्रोहिबिटेड है या फिर वॉलेंट्री है या कंपलसरी है। तो ये आपका प्रोहिबिटेड है, मना है, आपको नहीं बनाना चाहिए किसी भी कंपनी को जो सेक्रेट रिजर्व। तो इसका सही आंसर होगा ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कैपिटल प्रॉफिट। देखिए कैपिटल जो प्रॉफिट है उसे कंपनी कहाँ पे यूज़ जो है कर सकती है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही आंसर सही होंगे, बोनस शेयर और राइट ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में की बात करें, इफ़ ऑडिटर इज अपॉइंटेड इज नॉट अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। देखिए अगर कंपनी जो ऑडिटर है, अगर ऑडिटर को जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया गया तो उसे अपॉइंट करने की जो पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी अपॉइंट द ऑडिटर। देखिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसके बाद अपॉइंट करेगी। देखिए ये सभी को क्वेश्चन आई थिंक पता होगा कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो कब इन्वेंटेड हुआ था, तो ये आपका ल्यूकस पैसियोली ने किया था, और ये किया था आपका 1994 में 1494। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, इन विच कंट्री द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज एस्टेब्लिश। देखिए कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे पहले जो है हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एस्टेब्लिश हुआ था, स्थापना हुई थी, तो आपका जो है सही आंसर होगा इंग्लैंड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी इस चैनल पर जो भी बनाया जाएगा
वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा, आपको नोटिफिकेशन उसका रिसीव होता रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 की बात करें, व्हेन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश। देखिए जो इंडिया में जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 जुलाई 1949। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, हु कैन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी, कंपनी का ऑडिटर कौन बन सकता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वही जो है किसी भी कंपनी का ऑडिटर बन सकता है। ऑडिटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑडिटिंग आपके जैसे अकाउंटेंसी क्लोज होती है उसके बाद स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए आपने कोई मशीन परचेज करी थी 50,000 रुपये की, लेकिन आपने मशीन अकाउंट की जगह जो है परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एक पब्लिक कंपनी ऑडिटिंग, देखिए एक पब्लिक कंपनी के लिए जो ऑडिटिंग है वो क्या है, सिंबल है प्रेस्टीज का या फिर लग्जरी है, नेसेसिटी है। तो एक पब्लिक कंपनी के लिए ऑडिटिंग जो है ये कंपलसरी है आपकी। या देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 17, ये कहेंगे हम लोग कि इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वो है नेसेसिटी, ठीक है। पब्लिक कंपनी के लिए जो ऑडिटिंग कराना वो कंपलसरी है, यहाँ पर कंपलसरी नहीं था, तो इसका आंसर होगा नेसेसिटी। उसके बाद आगे चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पर कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑफ द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर। देखिए कौन सा इसमें जो है ऑडिटर का फंक्शन है। तो ऑडिटर का जो मेन फंक्शन बताया गया है वो आपका टू एग्जामाइन द एक्यूरेसी, टू डिटेक्ट द एरर और टू प्रिवेंट द एरर। तो ये आपका सही है सभी। उसके बाद ओल्ड मशीन सोल्ड करी थी 10,000 में बट करी टू सेल्स अकाउंट। देखिए फिर से वही कि आपने कोई मशीन 10,000 रुपये में सेल करी है, लेकिन आपने लिखना था सेल अकाउंट मशीन अकाउंट में और लिख दिया आपने सेल्स अकाउंट में, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल होगी। उसके बाद चलते हैं आगे, देखिए ऑडिटिंग कैन बी डिफाइन एज प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ऑडिटिंग क्या है कि ऑडिटर का काम ये नहीं है कि वो अकाउंट्स बनाएगा, बल्कि उसका काम क्या है कि वो एग्जामाइन करेगा अकाउंट्स को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट इन इंडिया फॉलो द एजुकेशनल अकाउंटेंसी फर्स्ट। देखिए सबसे पहले कौन सी गवर्नमेंट ने फॉलो किया था एजुकेशंस जो एजुकेशन ऑफ द अकाउंटेंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ मुंबई। गवर्नमेंट ऑफ मुंबई ने सबसे पहले एजुकेशन ऑफ अकाउंटेंसी फर्स्ट जो है फॉलो किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द ऑडिटर शुड हैव। देखिए ऑडिटर जो है कैसा होना चाहिए, भाई टेक्टफुल भी होना चाहिए, होनेस्टी भी होना चाहिए और साथ ही साथ उसके अंदर मोरलिटी भी होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, हाई मोरल करेक्टर ऑफ एन ऑडिटर। देखिए जो हाई मोरल करेक्टर होता है ऑडिटर का वो कहाँ से आता है, तो इसका जो सही आंसर बताया गया है वो आपका बॉन्ड क्वालिटीज़ बताया गया है। ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इविजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी से बचाना, ठीक है। अगर यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो है इविजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी को कम करना, उससे बचाना, प्रोटेक्शन करना, ऑडिटर का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में आएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। देखिए 25 में क्या लिखा हुआ है, फॉर ए पेडल शॉप कीपर ऑडिटिंग इज। देखिए अगर कोई छोटी सी दुकान है, किसी का छोटा काम है और वो अपनी ऑडिटिंग करा रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो है लग्जरी दिखा रहा है कि देखो मेरा छोटा सा काम है और फिर भी मैं उसके बावजूद अपनी जो है ऑडिटिंग करा रहा हूँ। उसके बाद डोमेस्टिक यूज़ ऑफ ऑफिशियल सोफ़ा। देखिए कोई भी आदमी जो ऑफिस का सोफ़ा है अपने पर्सनल यूज़ में ले रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे देखिए इसका जो आंसर होगा सही वो आप सभी लोगों को पता होगा और इसका सही आंसर होना चाहिए एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 27। सॉरी इसका जो आंसर है गुड्स है नहीं बल्कि प्रॉपर्टी है। देखिए एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स में क्या होता कि जो कंपनी के गुड्स थे
ठीक है, जो कंपनी के गुड्स थे अगर उनका उनसे फ़ायदा उठाता तो एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स होता, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, जो फर्नीचर है, एक हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम कहेंगे एम्बेजलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कंपनी की लेबर अपने घर पे ले जाकर उनसे काम कराता तो हम लोग कहते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ लेबर। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से पूछा हुआ है कि जो ऑडिटर है वो क्या है, वह जो है इसका सही आंसर होगा आपका वॉच डॉग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, जनरली ऑडिटिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मॉल सोल ट्रेडिंग बिजनेस बिकॉज। देखिए ये कह रहा है कि जो सोल ट्रेडिंग हमारा बिजनेस है उसके लिए ऑडिटिंग नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोपराइटर रहता है उसका फुल कंट्रोल होता है ऑन इट। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज द मेन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। देखिए फ्रॉड को रोकना, प्रिवेंशन करना फ्रॉड की, तो ये जो है एक तरह से ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि ये एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अगर हम बात करें कि फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होगा ऑडिटर का वो आपका ये चेक करना है कि जो अकाउंट्स बने हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं। उसके बाद चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में, ऑडिटिंग वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ। देखिए जो ऑडिटिंग वर्किंग पेपर है वो किसकी प्रॉपर्टी है, तो ये आपका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑडिटर। ठीक है, जितने भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी वर्किंग प्लान है या फिर जो है ऑडिट वर्किंग पेपर है, ये सब प्रॉपर्टी हैं ऑडिटर की। उसके बाद देखिए पर्सनल ऑडिट। देखिए ये पूछा हुआ इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर 31 में कि जो पर्सनल ऑडिट है ये क्या है, तो ये है आपकी वॉलंटरी। ठीक है, कोई कराना चाहे करा सकता है अपनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, अंडर द मैनेजमेंट ऑडिट। देखिए अगर कोई आदमी मैनेजमेंट ऑडिट करा रहा है तो ये ऑडिट किसकी है, या फिर ये कहिए इसमें क्या चेक होगा, तो इसमें जो चेक होगा फिक्स असेट्स चेक नहीं होंगी, वर्क ऑफ ऑडिटर चेक नहीं होगा, इसमें वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज़, जो टॉप अथॉरिटीज़ हैं, जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो उसका काम चेक किया जाएगा मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। उसके बाद इंटरिम ऑडिट इज डन। देखिए जो इंटरिम ऑडिट है, ठीक है, ये डन की जाएगी किस तरह से, ये एट द मिड ऑफ द ईयर। ठीक है, इंटरिम ऑडिट जैसे एक ऑडिट हमारी यहाँ पे हुई है, या ये कहिए ये हमारा यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, एक यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पर कोई भी ऑडिट हो रही है सेंटर में तो हम उसे कहेंगे इंटरिम ऑडिट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, फ्रॉम द फॉलोइंग विच ऑडिट कंटिन्यू फॉर द होल ईयर। ये पूछ रहा है कि इसमें से देख के बताना आपको कौन सी ऐसी ऑडिट है जो पूरे ही साल चलती रहती है, तो वो होगी आपकी जो है कंटिन्यूस ऑडिट, पूरे साल जो है चलती रहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सूटेबल वेयर देयर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। देखिए अगर कहीं पर जो इंटरनल चेक का सिस्टम है वो सही नहीं है तो वहाँ पर कौन सी ऑडिट आपकी जो है कंटिन्यूस ऑडिट जो है बेटर रहेगी। ऑडिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखिए अगर कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में एडमिट हो रहा है तो आप तब उसके आने से कौन सी ऑडिट कराएंगे, तो आप कराएंगे कैजुअली। ठीक है, कैजुअल ऑडिट। उसके बाद स्पेशल ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज डन बाय द। देखिए कंपनी की अगर जो है स्पेशल ऑडिट होने लगे तो उसकी जो परमिशन है वो कौन देगा, कौन कराएगा, तो ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI इज ए। देखिए ये बताना है कि कौन सी बॉडी है, ये आपकी नॉन कॉर्पोरेटिव, ये कॉर्पोरेटिव बॉडी नहीं है, ना ही प्राइवेट बॉडी है, ये है आपकी ऑटोनोमस बॉडी। उसके बाद चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क के जो प्रिंसिपल्स है उस पर ये बताना है कि कौन सा इसका जो आंसर है वो सही होगा, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका इंटरनल चेक। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का सही आंसर है आपका इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है सेंड करता है सर्कुलर लेटर फॉर सोलिसिटिंग वर्क कैन ही बी लाइबल। देखिए वो किस चीज़ के लिए लाइबल होगा, वो लाइबल होगा जो ऑडिटर है जो है क्वेश्चन नंबर आपका इसका सही आंसर होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, एक वीडियो है जिसमें ऑडिटिंग के नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर मैंने बताया गया है कि जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कब आएगा या फिर क्रिमिनल में कब आएगा। ठीक है,
तो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, अंडर द टेस्ट चेकिंग। देखिए टेस्ट चेकिंग का मतलब है कहीं पर स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, मतलब एक सैम्पल चेकिंग। टेस्ट का मतलब आप सैंपल समझिए। जैसे यहाँ पर बहुत से जो है बुक्स ऑफ अकाउंट रखी हुई हैं, लेकिन आपने कोई स्पेशल कोई भी रैंडमली कहीं से उठा लिया, तो उसे कहेंगे हम लोग टेस्ट चेकिंग। देखिए जो रूटीन चेकिंग है, रूटीन चेकिंग इज डन बाई, देखिए जो रूटीन चेकिंग है उसे कौन कंप्लीट करेगा, तो उसे जो एम्प्लॉइज़ हैं ऑफ द फर्म के वही अपने से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम शुड बी, देखिए ऑडिट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए, वाइडर भी होना चाहिए, तो इसमें सभी तरह की क्वालिटीज़ का होना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए जो ये प्रिंसिपल है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ये है इंटरनल चेकिंग पर बेस है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, विच टाइप ऑफ एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड ऑफ एज ए इंटरनल ऑडिटर। तो देखिए जो कंपनी से जो है रिलेटेड हैं, ठीक है, हु आर नॉट रिलेट टू बुक्स ऑफ अकाउंट बट वर्स एज अकाउंटिंग एंड होनेस्ट। तो देखिए कह रहा है कि जो ऐसे एम्प्लॉय जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड ना हो, देखिए जो रिलेटेड है उसे तो नहीं रखें, क्योंकि उसे तो पहले से अगर कुछ उसने कर रखा होगा फ्रॉड तो वो तो नहीं बताएगा। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसे आदमी चाहिए जो अकाउंटिंग के बारे में जानते हों और साथ ही साथ ईमानदार होनेस्ट होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है, ठीक है, इंटरनल ऑडिटर जो है क्या हो सकता है, ये हमारा परमानेंट एम्प्लॉइज होता है। उसके बाद कह रहा है अंडर द वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ। देखिए जो अंडर द वाउचिंग चेकिंग, जो वाउचिंग चेकिंग होगी वो किसके बेस पर होगी, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सही, ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो है बेस पर होगी, कि भैया जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा हुआ है वो सही है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग वाउचर से वेरिफिकेशन करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर कम अंडर द स्कोप ऑफ, जो एग्जामिनेशन है वाउचर्स का वो किसके अंडर में आता है, तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए इसका वाउचिंग, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर, वाउचर्स कम अंडर द स्कोप ऑफ वाउचिंग। उसके बाद चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 में क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ ट्रू, इसमें से देख के बताना कि कौन सा जो है आपका आंसर जो है सही होगा। तो ये कह रहे हैं एंट्री कैन बी मेड विदाउट द वाउचर, नहीं, आप बिना वाउचर के एंट्री नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कंपेयरिंग द वाउचर विद एंट्री इज नॉट असेंशियल, नहीं असेंशियल है। आपको तभी तो पता चलेगा कि एंट्री आपने जो एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है वो सही है या नहीं है, जब तक आप वाउचर से कंपेयर नहीं करेंगे। देयर शुड बी नो एंट्री विदाउट वाउचर, नो वाउचर विदाउट एंट्री, बिल्कुल ये आंसर आपका सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं, एवरी वाउचर शुड बी साइन। देखिए जो वाउचर है वाउचर पर साइन कौन करेगा, तो जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो आपका जो है वाउचर पे साइन करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लोटिंग असेट्स। देखिए फ्लोटिंग का मतलब ऐसी असेट जिसे उठा के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे प्लेस पर नहीं लेके जा सकते हैं, तो इसका सही आंसर होना चाहिए गुडविल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ वेस्टिंग असेट्स। तो देखिए जो है इसमें से कौन सी आपकी वेस्टिंग असेट्स है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा कोल माइंस। उसके बाद कोटेड प्राइस। देखिए कोटेड प्राइस जो है किससे रिलेटेड है, तो ये हमारा जो कोटेड प्राइस होता है रिलेटेड होता है शेयर से, ठीक है, जो शेयर का प्राइस होता है वही हमारा एक तरह का कोटेड प्राइस होता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 में। ये पूछ रहा है कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है किसके बेस पर होती है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। और उसके बाद देखिए हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट मेथड ऑफ द वैल्यूएशन इज यूज वेन। ये कह रहा है कि जो हिपो मेथड है, ठीक है, हम इसे शॉर्ट में कहते हैं हिपो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये वाला जो मेथड है ये आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब प्राइस ऑफ मेटेरियल डिक्रीज यानी कम होने लगे, तो आपको जो आपके पास में महंगी चीज़ें हैं वो आपको जल्दी से निकाल देनी चाहिए, कहीं उनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा डाउन ना हो जाए।
ये कह रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज कंसर्न विद, तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका जो है शेयर। उसके बाद पूछ रहा है कि एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए ये कह रहा है कि कुछ एक्सपेंडिचर जो है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उसका रीजन क्या है। तो उसका रीजन भैया यही है कि उनका जो बेनिफिट है हमें बहुत लंबे समय तक मिलता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है ये तो नहीं है फर्स्ट सेकंड, इट इज़ रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। इसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये कह रहा है रिसिप्ट इज, जो रिसिप्ट है इज ए कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज जो है ये हमारा कहीं ना कहीं जो है फिक्स असेट से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसे इस जो रिसिप्ट है उसे कैपिटल रिसिप्ट कहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, ए लॉस इज कैपिटल लॉस। देखिए जो लॉस है उसे जो है कैपिटल लॉस कहा गया है, तो उसका कारण क्या है कि वो भी हमारा कहीं ना कहीं फिक्स असेट से रिलेटेड है। चलिए उसके बाद चलते हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप जब एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। पूरी कंप्लीट जो जितने भी 100 क्वेश्चन है वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज ए रिवेन्यू लॉस। देखिए जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो रिवेन्यू लॉस है। वो रिवेन्यू लॉस क्यों है, क्योंकि ये हमारे जो है करंट अकाउंटिंग ईयर से ही रिलेटेड होता है। उसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर। देखिए जो कैपिटल लगाते हैं बिजनेस के अंदर प्रोप्राइटर, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कैपिटल रिसिप्ट। तो ठीक है, बिजनेस के लिए वो एक तरह से कैपिटल रिसिप्ट होगी। अमाउंट रिसीव अगेंस्ट ट्रेड डेब्ट प्रीवियसली राइट ऑफ एज ए बैड डेब्ट। देखिए जिन्हें बैड डेब्ट्स मान करके राइट ऑफ कर दिया गया था पिछले सालों में, लेकिन वो जो अमाउंट है अब हमें रिसीव हो चुकी है, तो वो वाली अमाउंट कौन से अकाउंट में आएगी, वो आएगी आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑडिटर इज नॉट ए वैल्यू, वैल्यू वाज स्टेटेड। देखिए इसमें कहा कि जो ऑडिटर है इज नॉट, ये यहाँ पे वैल्यू नहीं वैल्यूअर है। ठीक है, कि ऑडिटर जो है वैल्यूअर नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट थी, ये जो बातें थी, ये वाली बात जो है कौन से डिसीजन में कही गई थी, तो ये आपका है किंगस्टन कॉटन मिल्स का केस। वहाँ पर कहा गया था कि जो ऑडिटर है वो वैल्यूअर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये आप खुद से देख लेना। उसके बाद ये देखो जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए जो प्रोविज़न है फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न करना क्या बताया गया है, तो आप इसके लिए कंपलसरी है। सभी फर्म के लिए जो डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न करते चलें, ये सभी के लिए अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड जो है इज मेड फॉर, ये किसके लिए बना जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हम लोग सिंकिंग फंड क्रिएट करते हैं। ऑब्सोलेंस ऑफ असेट्स। देखिए जो ऑब्सोलेंस है मतलब पुराना हो जाना, चलन से बाहर हो जाना, ये कौन सा कारण है, तो ये जो कारण है आपका, ये कारण है एक्सटर्नल काज ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ मशीन इतनी है और स्क्रैप वैल्यू इतना है, एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी 5 ईयर है, तो हमें क्या निकालना है डेप। तो क्या करेंगे आप 25,500 में से 2300 रुपये को लेस करेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी आप उसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपका सही आंसर मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी ऑडिटर इज मेड बाई। ठीक है, देखिए जो ऑडिटर होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, तो जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जो है ऑडिटर को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। देखिए 70 में क्या दिया हुआ है, स्पेशल ऑडिट ऑफ एनी कंपनी इज कंडक्टेड बाई। तो जो स्पेशल ऑडिट है किसी कंपनी की, उसे कंप्लीट करेगा आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीट कराएगी। 71 में चलते हैं, कैन ऑडिटर बी हेल्पफुल इन चेकिंग ब्लैक मनी। देखिए यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि जो ऑडिटर है वो ब्लैक मनी को भी चेक करने में हमारी किस तरह की हेल्प करता है, तो इसका जो आंसर है वो होगा डाउटफुल। इसमें इस तरह कोई बात क्लियर नहीं है। उसके बाद जो रिम्यूनरेशंस है ऑफ कंपनी ऑडिटर का, वो डिटरमाइन करेगा, कौन डिटरमाइन करता है, ठीक है, कौन निर्धारित करेगा, तो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज़ होगी वो रिम्यूनरेशन ऑफ ए कंपनीज ऑडिटर डिसाइड करेगी। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। देखिए ये हमारा एक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उस वाले एक्सपेंडिचर कहते हैं जिसका जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो हमें आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 पर।
देखिए 74 में पूछा हुआ है कि सिविल लाइबिलिटी ऑफ ए कंपनीज ऑडिटर इज फॉर। देखिए यहाँ पर जो सिविल लाइबिलिटी है, सिविल लाइबिलिटी कब बनेगी ऑडिटर की, वो बनेगी अगर जो है नेग्लिजेंस करता है ऑडिटर। उसके बाद द लाइबिलिटी फॉर असिस्टेंट एंड नेग्लिजेंस। देखिए अगर कुछ भी गड़बड़ करता है असिस्टेंट, जो ऑडिटर का असिस्टेंट होता है, तो उसके लिए खुद ऑडिटर जो है लाइबल होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द फिक्सिशियस असेट्स। ठीक है, तो जो हमारी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो आपकी फिक्सिशियस असेट्स होगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उस वाला एक्सपेंसेस को कहते हैं जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले के होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए कि वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द वेरिफिकेशन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। जो टेबल एफ है वो किसका सब्सिट्यूट्स है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद चलते हैं, देखिए बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट, क्वेश्चन नंबर 79, बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट वर्क ए कंपनी ऑडिटर शुड। देखिए किसी भी कंपनी की ऑडिट करने से पहले आपके लिए क्या जानना, समझना और देखना जरूरी है, तो वो है आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। उसके बाद 80, फ्रॉम वट ऑफ द मैक्सिमम पीरियड एंड ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड। मैक्सिमम कितने सालों के लिए ऑडिटर को अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 5 ईयर के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर के लिए ही एक जो ऑडिटर है उसे अपॉइंट किया जा सकता है। एक कंपनी ऑडिटर एट द टाइम कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ मोर देन हाउ मनी कंपनीज। एक ऑडिटर जो है एक टाइम में अधिकतम जो है कितनी कंपनियों का ऑडिटर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका जो है 20। ठीक है, तो कोई भी ऑडिटर जो है मैक्सिमम 20 कंपनी का ही ऑडिटर बन सकता है। उसके बाद द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन विद एप्लीकेशन एट लीस्ट हाउ मनी परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर। देखिए यहाँ पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात कही है तो वो होगा आपका 5%। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो 5% है वो तो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो 25% है वो आपका सेबी के अकॉर्डिंग। सेबी कहता है कि आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन 25% मंगाइए, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि वो आप 5% मंगाइए। तो यहाँ पर दोनों ही बातें बताई नहीं गई कि किसके हिसाब से पूछ रहा है, और दोनों ही आंसर हैं। तो मैं यहाँ पर कंपनी के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा, सिर्फ और सिर्फ 5% मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन पे आएगी। उसके बाद डिविडेंड मीन्स, डिविडेंड मीन्स देखिए वो वाला प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द शेयर होल्डर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 में। देखिए 84 में क्या बताने की कोशिश की गई है, क्वेश्चन नंबर यही है कि डिविडेंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ। देखिए कौन सा ऐसा प्रॉफिट है, कौन सी ऐसी रिसिप्ट है जहां से डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो कैपिटल रिसिप्ट से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। डिविडेंड शुड बी पे। देखिए कितने दिनों के अंदर, जैसे हमने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया है तो डिविडेंड को कितने दिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, 30 डेज के अंदर। ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी वाज एस्टेब्लिश बाई। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है ICAI, ऑडिटिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। देखिए जो हमारे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी जो ऑडिट कराना वो क्या है, नेसेसिटी है, ज़रूरी है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इज इनिटेड बाई। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करा सकता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनर भी करवा सकता है या फिर आउटसाइड पार्टी भी करवा सकती है कंपनी का इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 है, जनरली द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज डन बाई। देखिए जो मैनिपुलेशन है यानी कि अकाउंट को कौन हेरा फेरी कर सकता है, तो उसका जो हेरा फेरी का जो है करने का टॉप जो मैनेजमेंट है उसके चांसेस हैं वो ज़्यादा करते हैं अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशंस। वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स मीन्स असेट्स मीन्स, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का मीन्स का मतलब है कि वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, कौन उसका ऑनर है, क्या उसका टाइटल है, वो है भी या नहीं। तो ये सभी हमारे जो है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स के अंदर आते हैं। इन वेरीफाइंग द लाइबिलिटी ऑडिटर्स क्या दिखेगा, तो इसका भी आंसर होगा डी, वो सभी चीज़ें वहाँ पर जाने के बाद चेक करेगा। उसके बाद चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंजिबल असेट्स। तो ये फिर दोबारा से आ गया प्राइमरी एक्सपेंसेस। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछा है ए रिजर्व विच इज़ नॉट अपीयर, ठीक है, अपरेंट ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। देखिए बैलेंस शीट में कौन सा ऐसा जो रिजर्व है जिसे नहीं दिखा जाता है, तो वो आपका होगा सेग्रेट रिजर्व।
तो चलिए दोस्तों, देखिए ये आपका लास्ट पेज है और इसी के साथ आपके जो 100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी अच्छी लगी वीडियो तो आप अपने फ्रेंड को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर बाई, देखिए जो इंटरिम डिविडेंड है, जो कि अभी अभी बात हुई थी कि जो मिड ऑफ द ईयर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? डिक्लेयर बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी ऑडिटर इज प्रेस्क्राइब प्रेजेंटेड ऑडिट रिपोर्ट, देखिए जो कंपनी का ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसे प्रेजेंट करेगा? तो इसका सही आंसर है शेयर होल्डर को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। विच टाइप ऑफ रिपोर्ट इज गिवन बाय ऑडिटर व्हेन अकाउंट्स ऑफ द कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू, तो वहाँ पर जो है अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देगा। देखिए क्वालिफाइड कब देता है? जब वो देखता है ऑडिटर के अकाउंट्स हैं, जो भी कंपनी ने अकाउंट्स बनाए हैं उसमें कोई फ्रॉड है, एरर है, तब वो वहाँ पर जो है अपनी क्वालिफाइड रिपोर्ट देता है। बोनस शेयर, देखिए बोनस शेयर उसे कहते हैं जो विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी पैसे के, बिना किसी अमाउंट के कंपनी अपने शेयर होल्डर को इशू करती है। उसके बाद इट इज़ इट इज़ अ जनरल रूल ऑफ द रूल दैट नो कंपनी कैन पे, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जनरल रूल है कंपनी का कि वो क्या नहीं कर सकती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करती है कंपनी। विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग वर्किंग पेपर आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। तो गाइज आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको देखिए मैंने सारी ऑडिट की जो पेपर हैं वो सभी प्रोवाइड करा रखे हैं, 15, 16 और ये था 17। उसके बाद मैं इसके बाद बनाऊंगा वीडियो जो है 18 और 19 की, तो आप उसे भी देखना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।